हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीटेक बाइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। पिछले वीडियो में हमने इम्पल्स इनवेरिएंस मेथड पढ़ा था, उसको हमने काफी डिटेल में समझा और लास्ट में हमने उसके ड्रॉबैक्स देखे थे। आप लोगों ने अगर पिछला वीडियो देखा है तो आपको याद होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार जाके वीडियो देख लो ताकि यहाँ पर कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पिछले वाले वीडियो को रिलेट करके यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो हमने इम्पल्स इनवेरिएंस मेथड में जो ड्रॉबैक्स पढ़े थे उसमें पहला क्या था हमारा, कि जो मैपिंग होती है एस प्लेन से जेड प्लेन में, जो मैपिंग होती है वो क्या होती है, मैनी टू वन, मैनी टू वन मैपिंग। कैसे होती है, क्यों होती है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। अभी बाद में जब हम लोग बायलिनियर का मैपिंग करेंगे तो वहां पर एक बार हम लोग फिर इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारा बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड इस ड्रॉबैक को ओवरकम करता है। ओके, उसके बाद हमने देखा था कि जो हमारा इम्पल्स इनवेरिएंस मेथड होता है वो सिर्फ और सिर्फ पोल्स के अराउंड वर्क करता है, लेकिन हम तो डिजिटल फिल्टर बना रहे हैं। डिजिटल फिल्टर में जीरोस भी होता है और पोल्स भी होता है। इस वजह से यहाँ पर हमारा जीरोस वाला वैल्यू मिसिंग है, इस जीरोस वाला कंपोनेंट मिसिंग है। इस वजह से हम कहेंगे कि ये भी हमारा क्या है, ड्रॉबैक है। तीसरा था हमारा एलियासिंग इफेक्ट। एलियासिंग इफेक्ट ये हमने देखा था कि किस तरीके से हमारा एलियासिंग जनरेट होता है इम्पल्स इनवेरिएंस मेथड में ड्यू टू इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस इन एस प्लेन। देखो, हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा एस प्लेन होता है और जेड प्लेन जो होता है, जेड प्लेन पे हमारा क्या होता है, यूनिट सर्किल, ठीक है, और एस प्लेन पे हमारा क्या होता है, इमेजिनरी एक्सिस पे जे ओमेगा, यहाँ सिग्मा, जे ओमेगा और सिग्मा। तो हमने क्या देखा था, जो इमेजिनरी एक्सिस पे जितनी भी वैल्यू होती है वो कहाँ लाई करती है, ऑन टू द सर्किल, ऑन टू द यूनिट सर्किल। और हमने ये देखा था कि जे ओमेगा की जो वैल्यू थी वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के तौर पे जा रही थी। इस वजह से क्या हो रहा था, यहाँ पर हमारा क्या है, इनफाइनाइट वैल्यू, इनफाइनाइट वैल्यू। बट यहाँ हमारा क्या है, हमारे पास जो यूनिट सर्किल है ये फाइनाइट वैल्यू से मिलकर, फाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना है, ठीक है, फाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना है। तो जब हम इनफाइनाइट वैल्यू को हम इस पे मैप करते हैं अपने सर्किल के ऊपर, तो एक ही जगह, एक ही पॉइंट पे और भी बहुत सारे पॉइंट लाई करने लग जाते हैं। मीन्स एक ही वैल्यू पे आपके बाकी वैल्यू भी लाई हो जाते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर क्या है, इनफाइनाइट वैल्यू है। तो सभी को अगर मैप करना है तो क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी के ऊपर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के ऊपर फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या क्रिएट होता था, फ्रीक्वेंसी ओवरलैपिंग। और हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हमारा एलियासिंग इफेक्ट जनरेट होता था, क्यों, ड्यू टू द सैम्पलिंग मेथड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या काम आता था, सैम्पलिंग रेट, जिसको हमने कहा था न्यूक्विस्ट रेट। एंड न्यूक्विस्ट रेट को हमने पढ़ा था कि कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे मैपिंग के लिए या फिर कन्वर्जन के लिए, क्योंकि पूरा कन्वर्जन किस पे बेस्ड था, हमारे न्यूक्विस्ट रेट पे। अगर हमने न्यूक्विस्ट रेट को अपने डिजायर फ्रीक्वेंसी से अगर बढ़ा देंगे तो जो हमारा हायर फ्रीक्वेंसी वाले कंपोनेंट होते हैं तो उनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है जेड प्लेन पे वो डिस्टर्ब हो जाता है। और अगर हम लोग लो फ्रीक्वेंसी कंसीडर करेंगे, मतलब न्यूक्विस्ट रेट का अगर हम लोग डिजायर रेट से कम वैल्यू लेंगे तो जो हमारी हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगी, मिस हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होंगे, लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, जिस वजह से हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सारे डिस्कस हमने किया था हमारा ड्रॉबैक इम्पल्स इनवेरिएंस मेथड में। अब इसी को ओवरकम करने के लिए हमारा आता है बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। एक चीज और था इम्पल्स इनवेरिएंस मेथड में, जो इम्पल्स इनवेरिएंस मेथड होता है या अप्रोक्सीमेशन, वो सिर्फ और सिर्फ लो पास और बैंड पास फिल्टर के लिए बना होता है। हाई पास फिल्टर के लिए इसके पास कोई भी रिक्वायरमेंट, कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो हाई पास के लिए हमारा कौन आता है, बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड या बैंड रिजेक्ट कह लो, जो भी हाई पास फ्रीक्वेंसी जहां पर वर्क हो रही है, जहां पर ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, वहां पर हमारा कौन काम आता है, बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अब देखना ये सारे ड्रॉबैक को हमारा कौन ओवरकम करेगा, हमारा बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। कैसे करेगा वो समझना। तो आप लोगों को याद होगा कि जो एनालॉग फिल्टर होता है हमारा, उसका जो ट्रांसफर फंक्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं एच ए आर, एस इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच ऑफ टी इंटू
e to the power minus st dt, ये हमारा वैल्यू होता है। ठीक है, इसको हम लोग, जिसमें st हमारा क्या है, इम्पल्स रिस्पॉन्स। ओके, ये हमारा किस में है, एनालॉग डोमेन। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा एनालॉग फिल्टर होता है उसमें हमारा दो कंपोनेंट या फिर दो इक्वेशंस, दो एक्सप्रेशन आते हैं। एक होता है हमारा डिफरेंशियल, ठीक है, डिफरेंस नहीं, डिफरेंशियल। दूसरा हमारा आता है इंटीग्रल। तो आपने यहाँ देखा कि हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है वो किससे बना है, हमारे इंटीग्रल फंक्शन से। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ एच टी इंटू ई टू द पावर माइनस एच टी डी टी। तो देखो, जो मैपिंग होती है एस प्लेन से जेड प्लेन में, कन्वर्जन क्या होना चाहिए, जो मैपिंग होगी वो सारे कंपोनेंट की होगी, चाहे आपका एडर हो, मल्टीप्लायर हो, या फिर कोफिशिएंट्स हो, पोल्स हो, जीरोस हो, सारे वैल्यूज हमारे क्या होंगे, मैप होंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या है, एनालॉग डोमेन में मैंने बताया डिफरेंशियल होता है और इंटीग्रल फंक्शन होता है। तो हमने डिफरेंशियल वाला ऑलरेडी कवर कर लिया है, किसमें, एप्रोक्सीमेशन ऑफ डेरिवेटिव में। जब हमें एनालॉग डोमेन से जेड डोमेन में, मतलब डिजिटल डोमेन में जाना है और हमारा अप्रोक्सीमेशन, मतलब हमारा डिफरेंशियल वाला टर्म आ रहा है, तो उसको हमें कैसे अप्रोक्सीमेट करना है डिजिटल डोमेन में, वो हमने देखा था अप्रोक्सीमेशन ऑफ डेरिवेटिव मेथड में। देखो, होता क्या है, इसकी मैपिंग नहीं होगी, इंटीग्रल हो, डिफरेंशियल हो, इनकी मैपिंग नहीं हो पाती जेड प्लेन में। तो इसको क्या किया जाता है, डिस्क्रीट सिस्टम में अप्रोक्सीमेट किया जाता है, मतलब समथिंग अराउंड इक्वल अप्रोक्सीमेट किया जाता है। वही हमारा काम आता है, हमारा अप्रोक्सीमेशन ऑफ डेरिवेटिव्स फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पर हमारा काम आता है जेड ट्रेपेजोडियल फॉर्मूला फॉर इंटीग्रल अप्रोक्सीमेशन। इंटीग्रल फंक्शन का जब आपको अप्रोक्सीमेट करना है डिस्क्रीट में, वहां हमारा कौन काम आएगा, जेड ट्रेपेजोडियल फॉर्मूला। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग निकालेंगे भी कि जेड ट्रेपेजोडियल फॉर्मूला, मतलब जेड ट्रेपेजोडियल फॉर्मूला की हेल्प से हम अपना ट्रांसफर फंक्शन भी निकालेंगे, एस की वैल्यू निकालेंगे, सब कुछ देखेंगे। तो इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अभी मैंने बताया था कि हमारा यहाँ पर क्या काम आएगा, इंटीग्रल। तो हमें सिंपल क्या करना है कि हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है वो क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ एच टी इंटू ई टू द पावर एच टी डी टी। तो बाकी एलिमेंट जो भी है, कॉफिशिएंट, एडेड वगैरह, वो सारे तो मैप हो जाएंगे। बचा हमारा कौन, इंटीग्रल। इसी को हमें क्या करना है, अप्रोक्सीमेट करना है। और इसको हमने अगर अप्रोक्सीमेट कर लिया अपने डिस्क्रीट सिस्टम में, तो हमारा काम हो गया। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना यहीं से, इंटीग्रल फंक्शन से। आप लोगों को याद होगा मैंने अप्रोक्सीमेट ऑफ डेरिवेटिव में कहाँ से स्टार्ट किया था, डिफरेंशियल से। मींस यहाँ पर हमारा क्या होता था, एनालॉग डिफरेंशिएटर, जो ये कहता था जो yt, मतलब आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, इनपुट के डिफरेंशिएशन के बराबर। मींस yt आउटपुट इज इक्वल टू द डिफरेंशिएशन ऑफ इनपुट सिग्नल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, t ऑफ xt बाय dt। xt हमारा क्या हुआ, इनपुट सिग्नल, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग कर रहे हैं। तो हमारा वहां पर एनालॉग डिफरेंशिएटर हमने लिया था, उसको हमने अप्रोक्सीमेट किया था अपने डिस्क्रीट सिस्टम में। यहाँ पर हम लेंगे अपना एनालॉग इंटीग्रेटर, एनालॉग इंटीग्रेटर, जहां पर हमारा xt क्या है, इनपुट सिग्नल, yt हमारा क्या है, आउटपुट सिग्नल। तो एनालॉग इंटीग्रेटर में क्या होता है कि जो yt होता है हमारा, yt वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ xt, इंटीग्रेशन ऑफ xt विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब इन एनालॉग इंटीग्रेटर, आउटपुट इज इक्वल टू द इंटीग्रल फंक्शन ऑफ इनपुट सिग्नल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो हम लोग अब यहीं से अपना इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें इसी फंक्शन को क्या करना है, अप्रोक्सीमेट करना है, इसमें अपने z डोमेन में। ओके, तो हमारा फंक्शन क्या था, yt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ xt dt। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना, दोनों तरफ अपना क्योंकि हमें इंटीग्रेशन का अप्रोक्सीमेट करना है, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है, कैसे, वो देखो। तो yt को आप क्या लिख सकते हो, सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ yt बाय dt विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करो तो हमारा वैल्यू क्या आता है, yt। तो हमने अपना अप्रोक्सीमेशन करने के लिए हमने क्या किया, इसको तोड़ लिया। इधर हमारा ऐसे ही रहने देंगे xt dt, अभी आगे हम लोग काम करेंगे। अब हमने क्या कर लिया, दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन बना लिया है। तो अब हमें, हमारे पास क्या ऑप्शन है,
इसको लिमिट देने का। कैसे वो समझो। हमारा XTDT क्या है? हमारा एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल हमें इसी वैल्यू को क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। तो हमें इसको क्या देना होगा? लिमिट देना होगा। तो अब लिमिट हम देंगे तो दोनों तरफ बैलेंस करने के लिए हमें दोनों तरफ लिमिट देना पड़ेगा। तो हम लोग लिमिट डिसाइड कर लेते हैं। तो हमारा अपर लिमिट, क्योंकि जब ये डिस्क्रीट में चेंज होगा तो सैम्पलिंग होगी, ठीक है, सैम्पलिंग मेथड होगा। तो टी सिंपली किससे रिप्लेस हो जाएगा? हमारा एनटी से। तो अगर हम दो सैंपल लें तो हम नहीं कह सकते हैं एक सैंपल हमारा हो गया एक्स ऑफ एन टी और दूसरा सैंपल हो गया हमारा एक्स ऑफ एन टी माइनस टी। ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर हमारा सिग्नल ऐसा जा रहा है तो मान लो कि ये हमारा T2 है और ये हमारा T1 है। X2 पे हमारा एंटी सैंपल आ रहे हैं, सिग्नल आ रहे हैं, सैंपल्स आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे क्या आएंगे? इससे प्रीवियस वाला एंटी माइनस टी। और मैंने बताया था T1 दो टाइम के बीच का जो डिफरेंस आता है वो क्या कहलाता है? सैम्पलिंग पीरियड, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, कैपिटल टी से। ओके, तो बस हमने क्या करना है? अपना अपर लिमिट एंटी देना है, लोअर लिमिट हमें एंटी माइनस टी देना है। दोनों साइड कर लेंगे एंटी माइनस टी। तो अब देखो, इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो वाई टी आएगा। अब वाई टी पे अगर अपर लिमिट डालो तो आएगा क्या वैल्यू? वाई ऑफ एंटी माइनस वाई ऑफ एंटी माइनस टी। आप लोगों ने इतना इंटीग्रेशन का तो ऑलरेडी समझ ही रखा होगा कैसा कैसे आया ये। सिंपली वाई टी आया, उस पर हमने लिमिट रखा एक बाय एंटी और दूसरा वाला रखा एंटी माइनस टी। तो इसको हम लिखेंगे एंटी माइनस वाई ऑफ एंटी माइनस टी। सिंपल इंटीग्रेशन रूल है। ओके, अब देखो इधर देखो हमारा क्या, ये हमारा क्या है? कंटिन्यूअस सिग्नल। हमें इसी वैल्यू को क्या करना है? अप्रोक्सीमेट इन डिस्क्रीट सिस्टम। इधर आप देखो हमारा इक्वेशन किस फॉर्म में आ चुका है? डिफरेंस इक्वेशन में। मीन्स ये वाली वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई है? हमारी डिस्क्रीट सिस्टम में। अब हमें इन दोनों को जब अप्रोक्सीमेट करेंगे तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लगेगा जेड ट्रेपेजोडियल फॉर्मूला, ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ हमारा क्या लगेगा? जेड ट्रेपेजोडियल रूल। तो जेड ट्रेपेजोडियल रूल क्या कहता है कि हमारा लिमिट क्या होना चाहिए? फिक्स्ड होना चाहिए। तो हमारा लिमिट यहाँ पर ऑलरेडी क्या है? फिक्स्ड है। और ये हमारा क्या है? इंटीग्रल फंक्शन। तो अगर हम इसमें जेड ट्रेपेजोडियल फॉर्मूला लगाएं तो हमारा आएगा एक्स ऑफ एन टी प्लस एक्स ऑफ एन टी माइनस टी डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी मल्टीप्लाई टी। टी कैसे आया? एन टी माइनस ऑफ एन टी माइनस टी क्या आएगा हमारा? टी। यहां से हमने निकाला ए माइनस बी। आपने फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा होगा, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स विथ लिमिट ए और बी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए माइनस बी। यही तो होता है ना हमारा फॉर्मूला, बस हमने वही लगाया है यहाँ पर। ओके, ज्यादा इसके पीछे आपको दिमाग नहीं लगाना है, इसका नहीं समझना है। लेकिन जो इंटीग्रल फंक्शन होता है वो कहता है क्या कि हमारा जो सिग्नल आ रहा है उसमें जो भी आपने दो पॉइंट लिए हैं, हमने क्या लिया था? एंटी एंटी, एक सिग्नल हमारा था एंटी और दूसरा हमारा क्या था? एंटी माइनस टी। तो कहता है इंटीग्रल फंक्शन जेड ट्रापेजोइडल फॉर्मूला कि जो आपके पास सिग्नल आ रहे हैं उससे आपको दो सैंपल जो फिक्स सैंपल है उनके बीच का मीन निकालना है। तो हमने मीन निकाला। आपको पता है ना कि अगर आपके पास दो वैल्यू है ए कॉमा बी तो आप इसका जब मीन निकालो तो क्या लिखोगे? ए प्लस बी बाय 2। तो वही इंटीग्रल फंक्शन कहता है कि अगर आपके पास एक सिग्नल आ रहा है उस पर अगर आपके पास दो फिक्स्ड वैल्यू है उनका आपको क्या निकालना है? मीन। और उनके बीच का क्या होना चाहिए? हमारा विथ। किसके साथ? मल्टीप्लीकेशन के साथ। तो यही है हमारा, ठीक है, मीन ऑफ इंटरवल मल्टीप्लाई बाय विड्थ। विड्थ हमारा कैसे आया? एंटी माइनस टी। और एक यहाँ पर हमने फॉर्मूला आपको दे रखा है, यहाँ से भी हमारा वैल्यू आ रहा है। बस आपको इतना ही करना है, उससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया? अप्रोक्सीमेट कर लिया दोनों को, दोनों फंक्शन को। जेड ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला का यूज ही किया जाता है जब आप कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में चेंज कर रहे हैं। तो वहां पर आपके इंटीग्रल फंक्शन अगर आ रहा है उसको अप्रोक्सीमेट करने का काम कौन करता है? हमारा जेड ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला। यहाँ पर हमने ऑलरेडी अपना अप्रोक्सीमेशन करके डिस्क्रीट में वैल्यू को निकाल लिया और हमारा वैल्यू क्या हो गया है? अप्रोक्सीमेट हो चुका है डिस्क्रीट सिस्टम में। तो हम सिंपली इस पे अब क्या लगा सकते हैं? जेड ट्रांसफॉर्म लगा सकते हैं। तो जेड ट्रांसफॉर्म लगाएंगे तो क्या आएगा इधर हमारा? तो यहाँ पर अगर आप इसको फर्दर लिखो सिंप्लीफाई करके तो आप क्या लिखोगे? वाई ऑफ एन
माइनस वाई ऑफ एन माइनस वन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन प्लस एक्स ऑफ एन माइनस वन डिवाइड, और इधर हमारा आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में t/2 लिख सकते हैं ना हमारा, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म डिफरेंस इक्वेशन का यही तो होता है ना। और कंसीडर क्या किया जाता है, एनटी को कहा जाता है नंबर ऑफ सैंपल्स इन अ सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, हमारे नंबर ऑफ सैंपल्स इन सेकेंड, जो हमारे क्या है सीक्वेंस मींस वैल्यू। इसको आप डिस्क्रीट में कैसे रिप्रेजेंट करते हो, y ऑफ n मींस t का वैल्यू हमारा क्या होगा, छोटा होगा बहुत, या फिर वन होगा। ओके, तो हमारा वैल्यू अब हम सिंपल इस पे क्या कर सकते हैं, अपना जेड ट्रांसफॉर्म लगा सकते हैं। तो अगर जेड ट्रांसफॉर्म लगाएं तो क्या आएगा वैल्यू, y ऑफ z माइनस वाई जेड इंटू जेड इनवर्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ z प्लस एक्स ऑफ z इंटू जेड इनवर्स इंटू t/2 आ जाएगा ना। तो हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, अपना वाई जेड कॉमन ले लेंगे, तो इधर आ जाएगा हमारा वन माइनस जेड इनवर्स, इधर हमारा एक्स जेड अगर आ गया कॉमन तो इधर आ जाएगा वन प्लस जेड इनवर्स, हमारा इधर t/2 ऑलरेडी कांस्टेंट है। अब हम अपना वाई जेड एक्स जेड सिंपली हमें अपना एच जेड निकालना है, तो हमारा क्या आ जाएगा वाई जेड बाय एक्स जेड इज इक्वल टू t/2 वन प्लस जेड इनवर्स डिवाइडेड बाय वन माइनस जेड इनवर्स। सिंपली हमारा एच जेड क्या आ गया, t/2 वन प्लस जेड इनवर्स बाय वन माइनस जेड इनवर्स। ओके, और देखो, और हमें क्या पता है, जो हमारा एनालॉग डिफरेंशिएटर होता है, ठीक है, इन एनालॉग डोमेन एस प्लेन में, मतलब एच ऑफ एस वो क्या होता है, वन बाय एस के बराबर। मीन्स कि इन एनालॉग डोमेन हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन होता है किसके फॉर्म में, इंटीग्रेशन के फॉर्म में, मतलब ये कह लो एनालॉग इंटीग्रेटर का जो ट्रांसफर फंक्शन होता है इन एस प्लेन वो क्या होता है, वन बाय एस। और हमें पता है कि जब हमारा कन्वर्जन होता है तो एच जेड इज इक्वल टू क्या होता है, एच एस, क्योंकि सिंपली हम एस को जेड में मैप कर रहे हैं, तो हमारे ट्रांसफर फंक्शन क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे एक्सेप्ट इसके ऑपरेटर। तो हमें पता है कि हमारा एच ऑफ एस क्या है, वन बाय एस। वन बाय एस है तो हम सिंपली हम कह सकते हैं कि वन बाय एस इज इक्वल टू t/2 वन प्लस जेड माइनस वन प्लस वन जेड माइनस वन। अब हमें अगर s का वैल्यू निकालना है तो क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा टू बाय t इज इक्वल टू वन माइनस जेड इनवर्स बाय वन प्लस जेड इनवर्स। तो ये हमारा आ गया s का वैल्यू, मीन्स एच जेड इज इक्वल टू एच एस एट द s का वैल्यू टू बाई t वन माइनस जेड इनवर्स बाय वन प्लस जेड इनवर्स। मतलब s के इस वैल्यू के लिए जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन होगा इन बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो अब कहीं भी आपको बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से आपको कहे एच जेड निकालना और आपको एच ऑफ एस का इक्वेशन दिया हो, तो सिंपली एस की जगह आपको क्या वैल्यू पुट करना है, टू बाई टी वन माइनस जेड टू द पावर माइनस वन वन प्लस जेड टू द पावर माइनस वन। इसको हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, अगर हम जेड से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं टू बाई टी जेड माइनस वन बाय जेड प्लस वन। सिंपली मैंने क्या किया, जेड से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि हमारा थोड़ा सा सिस्टम आसान हो जाए। ओके, हमारा यहाँ तक तो हो गया काम। अब हमें क्या करना है, अपना मैपिंग। मतलब हमने निकाल लिया कि हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है दोनों के सेम है। अब इसका हमको स्टेबिलिटी देखनी है कि हमने जो s का वैल्यू निकाला है क्या वो मेरे मैपिंग स्टेबिलिटी को, मतलब मैपिंग कैरेक्टरिस्टिक को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अब क्या करेंगे वो देखो, s इज इक्वल टू हमारा क्या है, टू बाई टी जेड माइनस वन जेड प्लस वन। सिंपली हम जेड को रिप्लेस करेंगे हमारे आर ई जी ओमेगा से, तो हम क्या लिखेंगे, टू बाई टी आर ई जे ओमेगा माइनस वन बाय आर ई जे ओमेगा प्लस वन। सिंपली आ गया। और आप देखोगे कि ये वाला जो वैल्यू है ई टू द पावर जी ओमेगा, ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, ई टू द पावर आई थीटा को, जो हमारा क्या होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो हम सिंपली इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, टू बाई टी आर कॉस फाई प्लस जे साइन फाई, क्योंकि थीटा की जगह हमारा फाई है और आई की जगह हमारा जे है। ओके, ये हो गया। और हमारा क्या था, माइनस वन डिवाइडेड बाय
आर कॉस फाई प्लस जे साइन फाई प्लस 1। ओके, यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में अपना रियल पार्ट को एक जगह कर लेते हैं और हमारा जो इमेजिनरी है उसको हम लोग अलग कर लेते हैं। तो इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम क्या लिखेंगे, 2/t आर कॉस फाई माइनस, क्योंकि हमारा रियल वाला वैल्यू है तो इसको हमने क्या कर लिया, एक जगह कर लिया है। ठीक है, रियल एक जगह हो गया, प्लस आर जे आर साइन फाई। जस्ट नीचे भी हमें वही करना है, आर कॉस फाई प्लस 1 प्लस जे आर साइन फाई। यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम सिंपली क्या करेंगे ना, इनको रैशनलाइज करेंगे। तो कैसे होगा वो समझो। यहाँ पर हमारा क्या है, ए वाला टर्म प्लस बी वाला टर्म। यहाँ पर हमारा क्या वैल्यू, ए प्लस बी वाला टर्म है, तो हम लोग इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, ए माइनस बी से। तो क्या लिखेंगे, आर कॉस फाई प्लस 1 माइनस जे आर साइन फाई डिवाइडेड बाय आर कॉस फाई प्लस 1 माइनस जे आर साइन फाई। ये हमारा हो गया रैशनलाइज। अब हमें इसको फर्दर सॉल्व करना है। अब यहीं पे आप लोगों को ध्यान से सॉल्व करना है ताकि आपकी चीजें गड़बड़ ना हो। तो 2/t, अब देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना। ओके, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस जे 2r साइन ओमेगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय, सिंपली यहाँ पर हमारा क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर कॉस ओमेगा प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो j का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, तो -1 क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा, ये हो गया हमारा वैल्यू। अब आगे देखो, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 1। आप लोगों को पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1। ये वाला टर्म हमारा क्या हो गया 1। तो हम लिखेंगे इसको आर स्क्वायर और रियल वाले को एक जगह कर लेंगे, आर स्क्वायर माइनस 1 प्लस जे 2r साइन फाई डिवाइडेड बाय, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2r कॉस फाई प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। सिंपली मैंने इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ा है। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2/t आर स्क्वायर माइनस 1 प्लस जे 2r साइन फाई डिवाइडेड बाय, अब देखो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, आर कॉमन हो जाएगा तो ये हमारा किस टर्म में है, कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, मींस हमारा क्या आएगा आर स्क्वायर। ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे 1, दोनों प्लस होके 1, और यहाँ हमारा क्या है +1 प्लस 2r कॉस फाई। यहाँ हमारा वैल्यू आ गया हमारा क्या, एस का वैल्यू। एस हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, तो इसके पास रियल भी होगा और हमारा इमेजिनरी पार्ट भी होगा। तो हम अपना रियल वैल्यू को अलग कर लेंगे और इमेजिनरी वैल्यू को अलग कर लेंगे। ठीक है, तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो आएगा सिग्मा इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/t मल्टीप्लाई ऑफ आर स्क्वायर माइनस 1, रियल को एक जगह हमने कर लिया, बाय आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r कॉस ओमेगा प्लस यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, जे 2r साइन फाई बाय आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r कॉस फाई, लिख सकते हैं ना। सिंपली हमारा सिग्मा वाला कौन सा पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट आ गया, तो सिग्मा हमारा क्या हो गया, 2/t आर स्क्वायर माइनस 1 आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r कॉस फाई, और हमारा ओमेगा क्या आ गया, 2r साइन ओमेगा बाय आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r कॉस फाई, और हमारा मल्टीपल में क्या है 2/t, तो ये हमारा आ गया फाई। अब देखो हमने अपना सिग्मा भी निकाल लिया है, अपना फाई भी निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, अपनी मैपिंग कैरेक्टरिस्टिक को सेटिस्फाई करना है, तो कैसे करेंगे वो समझो। तो सिग्मा हमारे पास ऑलरेडी है, आप लोगों को पता होगा कि जब मैपिंग होती है एस प्लेन से जेड प्लेन में, तो जो अगर हमारा सिग्मा, ये हमारा क्या है सिग्मा जे ओमेगा, सिग्मा जे ओमेगा,
तो ये जो है सिग्मा हमारा, इसका नेगेटिव वैल्यू किधर लाई करेगा, इमेजिनरी एक्सिस के लेफ्ट साइड। इधर हमारा क्या होगा, सिग्मा का पॉजिटिव वैल्यू। तो हमने ऑलरेडी देखा है कि अगर हमारा r इज इक्वल टू लेस देन 1 है, मीन्स r का वैल्यू माइनस r का वैल्यू 1 से कम है, तो जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा होता है वो हमारा कहाँ मैप होता है, इनसाइड द सर्किल। देखो कैसे, सिग्मा अगर हमारा माइनस वाला वैल्यू है, सिग्मा का माइनस वैल्यू है, तो वो कहाँ लाई करेगा, इनसाइड द सर्कल। मीन्स हमारा r का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से छोटा और निगेटिव वैल्यू ऑफ सिग्मा। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सिग्मा के लिए हमारा क्या होना चाहिए, r का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए। और हमें पता है कि जी ओमेगा एक्सिस पे एक बार हमारा सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, 0। और सिग्मा को अगर आप 0 कर दो तो वो कहाँ लाया करेगा, हमारे इमेजिनरी एक्सिस पर। तो अगर हमारा सिग्मा इज इक्वल टू 0 है तो इसका कहाँ पर होगा मैपिंग, ऑन टू द सर्किल, मीन्स r इज इक्वल टू 1 पे। ओके, हमें इसी वैल्यू को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। तो कैसे करेंगे वो समझो। तो हम पहले चेक करते हैं r का वैल्यू 1 से छोटा लेके। अगर r का वैल्यू 1 से छोटा लो, मान लो कि हमारा वैल्यू यहाँ क्या है, 0, r का 1 से छोटा लेना है, तो वैल्यू आएगा हमारा क्या आएगा, सिग्मा इज इक्वल टू 2/t। अगर आप लोगों को पहले भी बताया था मैंने, अगर t का वैल्यू नहीं दिया है तो कन्वेंशन होता है कि t का वैल्यू क्या होगा, 1। तो क्या हो जाएगा हमारे, सिग्मा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ऑफ r स्क्वायर, r का वैल्यू हमने क्या रखा है, 0 रखा है, तो 0 का स्क्वायर 0 -1, तो -1, नीचे हमारा क्या हो जाएगा, ये टर्म 0, ये टर्म 0, हमारा 1। आपने देख लिया कि सिग्मा का क्या रहा है वैल्यू, -2। क्योंकि हमने r का वैल्यू क्या लिया है, लेस देन 1, तो हम देखें कि सिग्मा का क्या वैल्यू आ रहा है, -2, मीन्स हमारा वैल्यू किस में आ रहा है, निगेटिव में। सिग्मा का हमारा क्या आ रहा है, निगेटिव वैल्यू। तो हमने पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया कि अगर हमारा सिग्मा का निगेटिव वैल्यू है तो वो कहाँ लाई करेगी, r लेस देन 1, मतलब इनसाइड द सर्कल। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। अब हमें दूसरा कंडीशन देखना है, r इज इक्वल टू 1 ले लो, ग्रेटर देन 1 ले लो, मतलब हम r का इस बार 2 वैल्यू ले लेते हैं। तो सिग्मा क्या हो जाएगा हमारा, 2/1, 2 टू जा 4 माइनस 3 बाय, यहाँ पर आ जाएगा 4 + 1 5 प्लस 2r cos 5। देखो cos 5 का ऑलरेडी आपको पता है पॉजिटिव में ही वैल्यू आएगा, ठीक है, ये पूरा पॉजिटिव है, ये भी हमारा पूरा पॉजिटिव है। तो ओवरऑल हमारा वैल्यू आप कुछ भी ले लो, देख रहे हो कि हमारा ओवरऑल वैल्यू सिग्मा का क्या आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। तो हमारा ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कि अगर हम r का 1 से ज्यादा वैल्यू लेते हैं तो हमारा जो पॉजिटिव साइड वाला हिस्सा है वो कहाँ लाई कर रहा है, ग्रेटर देन 1, मतलब आउटसाइड द सर्कल। हमने ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया। अब हमें क्या लेना है, r का 1 वैल्यू। एक बार हमने r का वैल्यू 1 से बड़ा लिया, एक बार हमने 1 से छोटा लिया, अब हम लोग r का 1 रखते हैं। तो अगर हम 1 रखते हैं तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, 1 - 1 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग गिव्स 0। ठीक है, तो हमारा ओवरऑल सिग्मा का वैल्यू क्या है, 0। तो सिग्मा का अगर हमारा वैल्यू 0 आ रहा है, सिग्मा इज इक्वल टू 0, तो आप देखोगे जो हमारी इमेजिनरी एक्सिस है वो कभी ना कभी हमारा सिग्मा इज इक्वल टू 0 पे आएगी। और हमने क्या पढ़ा है कि जो इमेजिनरी एक्सिस में जितनी भी वैल्यू है, जितनी भी, वो सारी कहाँ लाई होनी चाहिए, एट r इज इक्वल टू 1 पे, मतलब ऑन टू द सर्किल। मीन्स हमारा ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, मतलब हमारा जो कन्वर्जन टेक्निक था वो हमारे मैपिंग को सेटिस्फाई कर गया, कर लिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखी। अब देखो, अब एक चीज समझो यहाँ पर, तो हमने अपना मैपिंग भी डन कर लिया। अब इसमें एक चीज आता है हमारा फ्रीक्वेंसी वैरपिंग। ये क्या होता है वो समझो। हमारा जो यहाँ पर एस प्लेन है और यहाँ पर हमारा क्या है, जेड प्लेन। ये हमारा क्या है, जेड प्लेन, ये हमारा क्या, एस प्लेन, सिग्मा जे ओमेगा, सिग्मा जे ओमेगा। हमारे पास क्या था, इम्पल्स इनवेरिएंस में, इम्पल्स इनवेरिएंस में जो हमारा जी ओमेगा का वैल्यू था वो कहाँ से लाई करता था, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब इमेजिनरी एक्सिस पे इनफाइनाइट वैल्यू था। और मैंने इसको अभी ऊपर में सबसे पहले आपको ये डिस्कस भी किया था। तो अब हम इसको देखेंगे कि इसको हमने कैसे ओवरकम करना है। तो हमें ये देखा था जो हमारा इमेजिनरी एक्सिस पे इनफाइनाइट वैल्यू था,
जिसकी वजह से जो जब इसकी मैपिंग हो रही थी इनटू द सर्किल पे, तो हमारे एक ही पॉइंट पे, एक ही वैल्यू पे बहुत सारे फ्रीक्वेंसी आ रहे थे। जिस वजह से हमारा क्या जनरेट हो रहा था, ओवरलैपिंग फ्रीक्वेंसी का एलियासिंग इफेक्ट जनरेट हो रहा था हमारा। अब इसको ओवरकम कैसे करना है वो समझो। तो फ्रीक्वेंसी वैरपिंग क्या होता है, एक तरीके का टेक्निक है जिसमें आप क्या करते हो, हमारे जो ओमेगा एक्सिस है एस प्लेन का, उसके वैल्यू को आप लिमिट करते हो। सिंपल समझो, उसके वैल्यू को आप लिमिट करते हो फ्रीक्वेंसी वैरपिंग की हेल्प से। लेकिन अब इसके वजह से भी आपके कुछ-कुछ वैल्यू या इसके वजह से भी आपके ड्रॉबैक आते हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, अपना जो हमारा इम्पल्स इनवेरिएंस का मैनी टू वन वाला कांसेप्ट था, उसको हम लोग एलिमिनेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने देखा था कि ओमेगा का जो वैल्यू था वो क्या था, 2/t 2r sin phi डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस 2r cos phi प्लस 1। ये देखा था ना, हमने निकाला था ना अभी। तो अब हमें इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो यूनिट सर्किल के लिए मान लो हमारा क्या है, क्योंकि हमें मैपिंग जब होगी तो क्या होगी, एस प्लेन में जेड पे हमारा आर का वैल्यू क्या है, एस से हम लोग जेड प्लेन पे मैप कर रहे हैं, तो यहाँ पर आर का वैल्यू हमारा क्या है, 1। सिंपली ये हमारा क्या है, रेडियस है, तो इसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 1। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2/t 2 sin phi 1 प्लस 1, यहाँ 1 है, ये भी 1 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 cos ओमेगा। सिंप्लीफाई करो फर्दर, तो वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, 2/t sin ओमेगा बाय 1 प्लस 1 cos phi 1 प्लस cos phi सिंपली। अब देखो इसके आगे हम इसको कैसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारा क्या होगा, 2/t, ये हमारा क्या है, sin phi। आपको याद होगा कि sin 2 थीटा भी का एक वैल्यू होता है, जो क्या होता है हमारा 2 cos थीटा इंटू sin थीटा। थीटा का फुल वैल्यू के लिए अगर हम थीटा का हाफ वैल्यू ले रहे हैं, तो sin phi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 cos phi/2 इंटू sin phi/2। ओके, तो हम यही लिखेंगे यहाँ पर, 2 cos phi/2 इंटू sin phi/2। ओके, नीचे देखो, नीचे भी आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, तो आप सिंपली इसको तोड़ के लिख सकते हो, cos स्क्वायर phi/2 प्लस sin स्क्वायर phi/2 प्लस cos स्क्वायर phi/2 माइनस sin स्क्वायर phi/2। ये दोनों हमारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और हमारा वैल्यू आया 2/t। यहाँ आया हमारा एक cos स्क्वायर ओमेगा 2 से एक cos/2 कट गया, तो हमारा क्या बचा, 2 sin ओमेगा हाफ डिवाइडेड बाय हाफ cos हाफ। और यहाँ हमारा क्या है, cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस cos स्क्वायर ओमेगा टी, तो हमारा यहाँ पर क्या है, 2 cos स्क्वायर ओमेगा टी, जिसमें cos स्क्वायर ओमेगा टी से एक cos ओमेगा टी कट गया, तो यहाँ क्या बचा हमारा, 2 cos ओमेगा टी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा वैल्यू यहाँ पर क्या आया, 2/t। साइन बाय cos क्या होता है, tan ओमेगा टी। तो हमारा जो वैल्यू आया ओमेगा का इन एस प्लेन, वो क्या आया, 2/t tan ओमेगा टी। ये जो हमारा इक्वेशन है, ये हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप बता रहा है हमारे जेड प्लेन और एस प्लेन में। कैसे, वो समझो। हमारा ये वाला फंक्शन क्या है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी इन एस प्लेन, और यहाँ पर क्या है हमारा, ओमेगा इन जेड प्लेन। तो ये जो आपका इक्वेशन आया, ये हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप बताता है हमारे कंटिन्यूअस सिग्नल और डिस्क्रीट सिग्नल के लिए, डिस्क्रीट सिस्टम के बीच। ये दोनों कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट सिस्टम के बीच में ये वाला इक्वेशन हमारा डायरेक्ट रिलेशन बताता है, और इसे ही हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी वैरपिंग। अब देखो, हमारा ओमेगा किसका फंक्शन है, 2/t tan ओमेगा टी। मतलब हमारा जो ओमेगा है वो किसका फंक्शन है, tan का फंक्शन है। यहाँ पर tan है ना, tan का फंक्शन। और आप लोगों को पता है कि tan का जो वैल्यू होता है वो वेरी करता है आपका -π/4 टू π/4। कैसे, वो समझो। अगर tan 45 का वैल्यू क्या आता है, 1 आता है,
tan 45 के बाद अगर आप कोई भी वैल्यू ले लो तो उसके बाद क्या होता है इन्फिनिटी, एंड उसके बाद वैल्यू को कंसिडर नहीं किया जाता। तो अब देखो क्योंकि हमारा ओमेगा tan का फंक्शन हो गया है, तो अब ओमेगा जो हमारे इम्पल्स इनवेरिएंस में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वेरी कर रहा था, अब वो हमारा लिमिट हो गया किसमें, माइनस π/4 टू π/4। हमने अपना फ्रीक्वेंसी को क्या कर लिया है, फाइनाइट कर लिया है इन एस प्लेन। जो हमारा इम्पल्स में क्या था, इनफाइनाइट था, तो अब हमारा क्या हो गया, फाइनाइट वैल्यू हो गया हमारा एस प्लेन में। अब फाइनाइट वैल्यू होने की वजह से जो आपका जेड प्लेन में मैपिंग होगी, तो जो भी वैल्यूज आएगी आपकी -π से π के बीच में, जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो होगी 1 to 1 मैपिंग, मीन्स 1 to 1 मैपिंग। मतलब एक वैल्यू के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू कंसिडर किया जाएगा। मतलब एस का एक वैल्यू आपका एक जगह मैप होगा, दूसरा वैल्यू दूसरी जगह, तीसरा वैल्यू तीसरी जगह। मतलब अब जो मैपिंग होगी सबकी यूनिकली मैपिंग होगी। यहाँ पर हमारा जो ओवरलैपिंग का कंसेप्ट था वो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ओवरकम हो गया, क्योंकि हमने क्या कर दिया, ओमेगा का वैल्यू को लिमिट कर दिया इन -π/4 से π/4 के बीच में। अब हमारा फाइनाइट वैल्यू हो गया, जिस वजह से हमारा यूनिट सर्किल पे जो हमारा मैपिंग हो रहा है वो क्या हो रहा है, 1 to 1। क्योंकि देखो आपके पास एस प्लेन में भले आप इनफाइनाइट वैल्यू कंसिडर कर लो, लेकिन आपके पास जेड प्लेन में आपके पास फाइनाइट वैल्यू है। जेड पे आपका क्या है, फाइनाइट वैल्यू। तो अगर आपके पास फाइनाइट वैल्यू है तो आप इसको फाइनाइट वैल्यू के साथ ही कंसिडर कर सकते हो। अगर इस पे इनफाइनाइट वैल्यू को आप मैप करोगे तो फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, अपना वैल्यू को लिमिट कर दिया, फाइनाइट कर दिया, तो अब जो मैपिंग होगी हमारी वो क्या होगी, 1 to 1 होगी। मतलब एक पॉइंट के लिए एक ही मैपिंग। तो हमने ये वाला तो ओवरकम कर ले गए हम लोग। और देखो हमने यहाँ पर पूरे इक्वेशन में हमने जीरोस को भी कंसिडर किया और हमने पोल्स को भी कंसिडर किया, तो हमारा जीरोस वाला भी ओवरकम हो चुका। अब हमारा था एलियासिंग इफेक्ट। देखो फ्रीक्वेंसी वैरपिंग की वजह से क्या क्रिएट होता है, हमारा फ्रीक्वेंसी वैरपिंग इफेक्ट। मतलब एक तरीके का ऐसा इफेक्ट जो क्या हो, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए डिस्टॉर्शन का काम करता हो और लो फ्रीक्वेंसी के लिए बिल्कुल सही हो। लो फ्रीक्वेंसी के लिए लीनियर हो और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होगा, नॉन लीनियर। कैसे, देखो tan जो है हमारा, यहाँ पर हमारा क्या, ओमेगा इज इक्वल टू 2/t tan ओमेगा बाय 2। तो ओमेगा को आप लिख सकते हो 2 tan इनवर्स ओमेगा t/2। ठीक है, ये वाला आपका वैल्यू आ जाएगा। अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो आपका वैल्यू ओमेगा का 2 tan इनवर्स में आ जाएगा। और हमें पता है कि tan वैल्यू का जो हमारा ग्राफ होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है। कुछ सम सॉर्ट ऑफ तक लीनियर रहता है, फिर क्या हो जाता है, बैंड हो जाता है। तो हमारा यहाँ पर जो फंक्शन है वो क्या है, आर्क टेंजेंट। मतलब tan का फंक्शन है हमारा। तो tan का फंक्शन होने की वजह से जो हमारा ग्राफ बनेगा tan इनवर्स का, कैसा बनेगा, सम सॉर्ट ऑफ कहाँ तक जाएगा हमारा, थोड़ा सा लीनियर होगा, एंड देन हमारा क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा। सेम हमारा नीचे भी होगा, कुछ दूर तक लीनियर होगा, देन हमारा क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा क्या है, लीनियर। अब इसके बाद हमारा क्या हो जा रहा है, बैंड हो जा रहा है, मुड़ जा रहा है। क्यों, देखो क्योंकि हमारा जो फंक्शन है ओमेगा जेड प्लेन पे वो क्या हो रहा है, tan का फंक्शन है। तो tan जो होता है ना वो नॉन लीनियरिटी प्रॉपर्टी डिफाइन करता है। नॉन लीनियरिटी मीन्स जो हमारा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी वैरपिंग की वजह से जो मैप बनेगा या ग्राफ बनेगा, लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए तो लीनियर होगा। अगर आपका लोअर फ्रीक्वेंसी जब तक है तब तक वो लीनियर रहेगा। जैसे हायर फ्रीक्वेंसी आएगा वो क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा और वो नॉन लीनियरिटी को डिफाइन करने लगेगा, नॉन लीनियरिटी को डिफाइन करने लगेगा। तो फ्रीक्वेंसी रैपिंग की वजह से हमारा नॉन लीनियरिटी कंसिडर्ड होता है। ये हमारा क्या है, ड्रॉबैक। अब देखो, तो अब आप कहोगे कि ये नॉन लीनियर जब हो रहा है तो फिर
हम लोग इसको कंसिडर क्यों कर रहे हैं? हमें हमारे पास कोई तरीका नहीं है? हाँ है, बहुत सारे टेक्निक है, प्री वैरपिंग टेक्निक जिसको कहते हैं, जिससे क्या किया जा सके, इस इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ किया जा सके। देखो, इस वजह से क्या होता है, जब हमारी मैपिंग होती है जेड प्लेन पे, एक और कांसेप्ट है वो भी मैं बता देती हूँ। तो जो लोअर फ्रीक्वेंसी की जो स्पेसिंग होती है, ये रहा एस प्लेन, ये रहा हमारा जेड प्लेन। तो जो लोअर फ्रीक्वेंसी की जो स्पेसिंग होती है, वो जेड प्लेन में बहुत ज़्यादा स्पेस लेती है, मतलब फ्रीक्वेंसी के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है। और वही जब हाई फ्रीक्वेंसी आती है, तो जो हाई फ्रीक्वेंसी का जो स्पेसिंग होता है आपस में, वो बहुत कॉम्पैक्ट हो जाता है, बहुत कॉम्पैक्ट। तो इस वजह से लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए हमारा क्या रहता है, ग्राफ लीनियर, एंड हायर के लिए हमारा क्या हो जा रहा है, नॉन लीनियर हो जा रहा है, ड्यू टू फ्रीक्वेंसी वैरपिंग। क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी वाले जो कंपोनेंट है, वो जब जेड प्लेन में आ रहा है, तो उसके बीच का जो स्पेसिंग है, वो क्या हो जा रहा है, कॉम्पैक्ट हो जा रहा है, वो आपस में बहुत ज़्यादा वो हो जा रहे हैं, चिपक जा रहे हैं, सिंपल समझो। और जो हमारे लोअर फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है, लोअर फ्रीक्वेंसी जो कंपोनेंट जब जेट प्लेन में आ रहा है, तो उनके बीच का जो स्पेसिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो हमें सम सॉर्ट ऑफ लीनियर प्रॉपर्टी देखने को मिलता है। तो ये हमारा एक ड्रॉबैक है, हमारे बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का। ठीक है? बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का। तो इससे क्या होता है, जब ये वाला हमारा इफेक्ट जनरेट होता है, तो जो हायर फ्रीक्वेंसी वाले कंपोनेंट है ना, वो सही से रिप्रेजेंट नहीं हो पाते आउटपुट पे। तो इस वजह से टेक्निक लगाई जाती है, जिससे उसको क्या किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके। तो ऑब्वियसली सब कुछ भी मेथड आएगा, उसका कहीं ना कहीं प्रो होगा, कोई ना कोई कॉन्स होंगे। नो वन इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट गॉड। ओके, तो ये हमारा रहा कंसेप्ट पूरा पूरी बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का। हमने कैसे देखा कि हमने जो इम्पल्स में हमारे जो ड्रॉबैक्स आ रहे थे, उसको हमने बायलीनियर से सॉर्ट किया, बायलीनियर की हेल्प से उसको ओवरकम किया। और हमने कुछ एक्स्ट्रा भी चीजें पढ़ी, एक दो चीजें और हमने पढ़ी थी, आप लोगों को याद होगा कि वहां पर हम लोग क्या करते थे, इम्पल्स इनवेरिएंस में जो सैम्पलिंग होती थी, आप लोगों को याद है मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि निक्वी स्टेट होता है, वहां पर सैम्पलिंग, वहां पर जो ड्रॉबैक जनरेट होता है, जो एलियासिंग इफेक्ट आता है ड्यू टू निक्वी स्टेट, या फिर उसको ही हम लोग कहते हैं सैम्पलिंग रेट, जिस वजह से एलियासिंग आता है। यहाँ पर हमारा वो कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर हमारा क्या है, हमारा इंटीग्रल को हमें अप्रोक्सीमेट करना होता है। तो ये जो एलियासिंग इफेक्ट होता है ड्यू टू सैम्पलिंग मेथड, वो हमारा क्या हो जा रहा है, ओवरकम हो जा रहा है। इसके अलावा एक और चीज है जो मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग जान लो। जो हमारे यहाँ पर Z ट्रेपेज़ोइडल फार्मूला है, वो भी हमारा किसको डिफाइन करता है, नॉन लीनियरिटी प्रॉपर्टी को। मतलब इसकी वजह से भी हमारे इक्वेशन में क्या जनरेट होता है, नॉन लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो आप कहोगे कि तो फिर इसका क्यों यूज करते हैं, तो इसका यूज होता है अप्रोक्सीमेशन के लिए। और क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेशन करना है, तो हमें इस फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। ठीक है? और देखो, अगर हम चाहें तो इसको लीनियर कर सकते हैं इस फार्मूला को, लेकिन अगर हम लीनियर करेंगे, तो जो हमारे एस प्लेन में नेगेटिव साइड वाला हिस्सा है, वो क्या शिफ्ट हो जाएगा, हमारे राइट की तरफ, जो हमारी स्टेबिलिटी को खराब कर देगा। तो इस वजह से ये सारी चीजें मैंने आपको सब चीज डिटेल में बता दिया, सारे कंसेप्ट मैंने आपको अच्छे से बता दिए। तो इसमें कुछ पहले से टेक्निक लगाई जाती है, प्री, जिसको कहते हैं प्री वैरपिंग टेक्निक, जिसकी वजह से इस डिस्टॉर्शन को क्या किया जाता है, मिनिमाइज किया जा सकता है, ताकि आपका जो रिजल्ट है हायर फ्रीक्वेंसी का, वो आपको सही वे से आउटपुट में रिप्रेजेंट होता हुआ दिखे। ठीक है? तो आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई हो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं रहा हो। अगर कहीं से कुछ छूट गया हो, कुछ रह गया हो, तो आप लोग कमेंट में पूछना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, एक शेयर कर देना, एक सब्सक्राइब कर देना। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए